Okay, so very good evening to all the participant. आज के हमारे सेशन में जुड़े हुए सभी इन्वेस्टर, हमारे पार्टनर्स और एम्प्लॉई सबका मैं शैलेश माथुकिया एनजे की ओर से स्वागत करता हूं। पिछले 25-26 सालों से हम म्यूचुअल फंड के बारे में बोलते आ रहे हैं और काफी सारे इन्वेस्टरों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करने की नींव रखी। करीबन 25 लाख से ज्यादा इन्वेस्टरों ने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट किया और करीबन 80,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि करीबन 900 करोड़ रुपीस एवरी मंथ एसआईपी के इंस्टॉलमेंट के तहत हर मंथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले 5-6 सालों में टीवी और न्यूज़पेपर में की एड देख के भी काफी सारा इंटरेस्ट दिखाया। काफी सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में डिस्कशन होता रहता है। इसी के बीच में कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब मार्केट एकदम ऊपर जाता है या तो मार्केट एकदम नीचे आ जाता है। तो इसी के चलते आज हमने इस सेशन का नाम रखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए लॉन्ग टर्म। मेरे साथ आज इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल सिटी मुंबई से मिस्टर अमोल पोद्दार है। ही इज हैविंग a more than 17-year experience in this industry. He is managing around more than 8,000 crore asset in his region. सर के बारे में अगर मैं बात करूं तो he is very good at understand the investor psychology and उन्होंने काफी सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को अपने बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस बनाने में हेल्प किया। काफी सारी चीज ऐसी होती है इन्वेस्टमेंट में जो हम अक्सर सोचते नहीं है और वो काफी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो ऐसी ही कुछ बातें आज जानेंगे सर के पास से जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है सभी को कि आप प्लीज अगला 1 घंटा एकदम ध्यान से सुनिए और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें से काफी सारा लर्निंग हमको मिल सकता है जो हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प हो सकता है। सो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, आई इनवाइट सर टू कम फॉरवर्ड and share his thought about the importance of the long term investing. Warm welcome sir for the today's session. Thank you very much Shailesh for your kind words. So as is shown, the topic of today's presentation is long term and mutual funds. This is something which is not at all new for anybody of us. I mean long term हम लोग इतने सालों से सुनते आ रहे हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आपको बोला होगा, आपने और कहीं से सुना होगा। सो लॉन्ग टर्म ये जो वर्ड यूज हुआ है आई थिंक सो हजारों बार हुआ होगा और मैंने ऐसा सोचा कि ये बहुत सारी बार सुनना या सुने जाने के बावजूद इस वर्ड को लेकर जो कंफ्यूजन है या जो डिफिकल्टीज है, हाउ डू पीपल बिहेव इन द लॉन्ग टर्म, लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है लॉन्ग टर्म को लेके, लोगों को जो क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म को लेके, इसको लेके कुछ बात की जाए। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये प्रॉपरली मैनेज हो गया तो बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन ऑलरेडी अपने पास है। सो इसलिए द थीम ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज लॉन्ग टर्म। वी हैव जस्ट स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट इट, बट इसी थीम पे आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट या बाकी सब चीजों में नहीं जाएंगे। लॉन्ग टर्म का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या जनरली होता है उसकी हम लोग बात करेंगे। सो एज वी ऑल नो, डिफरेंट इन्वेस्टर्स कम इनटू म्यूचुअल फंड्स फॉर डिफरेंट रीजंस। कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए आता है, कोई रिटायरमेंट का कॉर्पस क्रिएट करने के लिए आता है, कोई थोड़े से समय के लिए 8-15 दिन के लिए पैसा इन्वेस्ट आई मीन जस्ट पार्किंग मनी जैसा आता है, सो दैट वो 15 दिन बाद वो पैसे रिडीम करके उनका जो काम है वो कर सके। तो रीजन सबके अलग अलग है, बट आप अगर देखोगे कि क्या क्या चीज के लिए लोग आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रीजंस है आई मीन, तो वो रीजंस में आपको मैक्सिमम बार ऐसा दिखेगा कि जनरली
4 में से 3 रीजन अगर आप ढूंढने जाओगे, 4 रीजन अगर मैं बोलूंगा 4 लोगों को कि आप 4 आपके बेसिक गोल्स लिखिए कि जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो 4 में से मोस्ट प्रोबेबली 3 रीजन ऐसे निकलेंगे जिनका नेचर जो है वो लॉन्ग टर्म है, विच इज नथिंग बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो जो गोल्स है आपके, वो बहुत ज्यादा समय के बाद वो दिन आने वाला है जब वो गोल्स आपको अचीव करके चाहिए हो। सो बीच में बहुत बड़ा लंबा समय है जिसको हमको मैनेज करना है। सो दैट इज व्हाट इज लॉन्ग टर्म फॉर अस। आई मीन, तो जब जब आप लोगों के साथ इंटरेक्शन हम लोगों का होता है, तो ये एक मैंने पॉइंट इसलिए लिया है कि ये क्वेश्चन है जो आजकल लास्ट आई मीन 3-4 महीने में, रफली 4 महीने में बहुत सारी बार जब मेरी बातचीत, हाँ सर आप सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, आप स्लाइड शेयर कर दीजिए इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड। शेयर किया हुआ है। यस, 1 सेकंड। यस, नाउ परफेक्टली विजिबल। दिख रहा है? या आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो ये क्वेश्चन है जो बार बार मैंने फेस किया है अभी थोड़े दिनों में, लास्ट 3-4 महीनों में, इसलिए मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आज के दिन में लेना चाहिए जिसके ऊपर डिस्कशन कर सके। तो जब जब इंटरेक्शन आप लोगों के साथ होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स आजकल ऐसा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उन्होंने आज से 7-8-10 साल पहले मुझे एसआईपी शुरू करने के लिए बोला, मुझे थोड़ा म्यूचुअल फंड समझ में आया और मैंने बोला कि ओके एसआईपी शुरू करते हैं। बट आज मेरी एसआईपी शुरू होकर रफली 8-9-10 साल हो चुके हैं। सो अभी और कितने साल इसको मैं कंटिन्यू करूं, इसको कब तक कंटिन्यू करूं और मैं इसको स्टॉप कब करूं, आई मीन बंद कब करूं? बिकॉज मेरे एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मुझे नहीं लगता है कभी बोलेंगे कि आपका एसआईपी अगले महीने से बंद कर दीजिए और वो जो भी फंड्स रेडी हो गए या कॉर्पस क्रिएट हो गया उसको आप रिडीम कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन मुझे वो जो इन्वेस्टर ने पूछा, मुझे उनके क्वेश्चन के ये द फर्स्ट थिंग व्हिच came into my mind was कि in the first place why does this question come into the investors mind? क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज वो एसआईपी 8-9-10 साल पुरानी हो चुकी है, उसके बाद भी ये मन में या दिमाग में क्वेश्चन क्यों आता है कि ये कब तक चालू रखना है? तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? तो मुझे इन द फर्स्ट प्लेस ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट जब भी हम लोग कोई भी चीज का शुरू करते हैं, वेदर इट इज लमसम इन्वेस्टमेंट और वेदर इट इज अ इन्वेस्टमेंट डन थ्रू एसआईपी, डजंट मैटर, बट वो इन्वेस्टमेंट जब मैं शुरू कर रहा हूँ मुझे उसका बहुत क्लियर एक ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है, एक पर्पस होना जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द फैक्ट कि पैसा बनना चाहिए। पैसा बनने के लिए ही मैं कर रहा हूँ, इसमें कोई देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट ये पैसा बन जाएगा, उसके बाद भी ये पैसे का क्या करूंगा, वो वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चन आता है वो आई थिंक सो 2-3 रीजन से ये क्वेश्चन क्यों आता है, लेट अस ट्राई टू सी। आई मीन, तो इसमें ये जो होता है, मुझे लगता है कि जो दो तीन पॉइंट्स मुझे लगे कि जो ये शायद रीजन है जिसकी वजह से लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि आज 8 साल हो गए एसआईपी शुरू करके और कितने साल तक शुरू रखूं, इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आता होगा। तो मैक्सिमम केसेस में जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन जिन्होंने भी पूछा और उनको जब मैंने इन रिटर्न एक नया क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने ये कोई रीजन आपका क्लियर है, डिफाइंड है कि जिसके लिए आपने शुरू किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्वेस्टर्स हैव सेड कि नहीं, उस टाइम पे वो आए थे, उन्होंने समझाया था कि अच्छी चीजें करना चाहिए और मैंने कर दिया। अभी हो सकता है कि किसी को याद नहीं हो सकता है कि ये बात हुई थी और फिर वो एक्चुअल गोल मैपिंग करना रह गया हो। तो एक रीजन है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो एसआईपी चल रही है, इसका कोई भी गोल मैपिंग किया गया नहीं है शैलेश, राइट? तो एसआईपी शुरू हो गई, 8 साल हो गए आज, और 8 साल पुरानी एसआईपी अगर आज हम लोग देखेंगे, व्हेन वी आर सिटिंग इन, आई मीन दिस इज दिसंबर 2020, तो किसी ने अगर 2012 में ये एसआईपी शुरू की हो तो आई डोंट थिंक सो कोई रिटर्न्स और जो कॉर्पस क्रिएट हुआ है उसको लेके कोई इशू होगा नेगेटिव रिटर्न्स वगैरह का। सो उसके बावजूद ये क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ, उसका मतलब ये हो रहा है कि जब एसआईपी चालू किया था तो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, आइदर वो एक रीजन है कि कोई, राइट, तो आइदर कोई रीजन नहीं था। अगर कोई रीजन उस टाइम पे बात हुई होगी, शायद किसी ने बोला होगा कि मैं मेरे बेटे के हायर एजुकेशन के लिए एसआईपी करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये बात हो जाने के बावजूद उसका गोल मैपिंग नहीं हुआ है शैलेश। करेक्ट। तो गोल मैपिंग नहीं हुआ है और आज 8 साल हो गए
और अच्छे रिटर्न्स दिखने के बावजूद एक क्वेश्चन फिर भी मन में आ रहा है कि इसको कब तक चालू रखूं, बिकॉज शायद बीच में भूल गए कि इसका हमने क्या सोच के ये एसआईपी शुरू की थी, राइट। दूसरा एक रीजन हो सकता है कि ये लोगों की जनरली अपेक्षा जो होती है ना, वो लीनियर रिटर्न्स देखने की अपेक्षा होती है, विच मीन्स व्हाट, कि बीच में जो अनइवन रिटर्न्स का पीरियड होता है ना, हम तो अभी जानते हैं कि इक्विटी आइदर एसआईपी हो कि लमसम हो, मतलब बहुत सारी बार ऊपर नीचे का जो होता है एनएवी का मूवमेंट, वो आपको देखने का आदत शायद नहीं है। इसलिए भी ये क्वेश्चन आता है कि यार अभी थोड़े दिन पहले निगेटिव था, फिर से पॉजिटिव हो गया है, और फिर शायद वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से ये मन में आता है क्वेश्चन कि यार ये कब तक देखूं मैं। सो कहीं ना कहीं वो बेसिक पर्पस या ऑब्जेक्टिव जो है ना, जो शायद पहले दिन पे क्लियर था कि इस चीज के लिए कर रहा हूँ, अभी ऐसा क्यों होता है, तो मुझे लगता है कि वो रीजन का वहां पे उस दिन अपने को पता था कि बच्चे के हायर एजुकेशन के बंदोबस्त के लिए मैं ये कर रहा हूँ कॉर्पस क्रिएट करने के एंगल से, और फिर भी गोल मैपिंग हुआ नहीं। गोल मैपिंग को लेके हम लोग आगे भी बात करेंगे। और एक तीसरी चीज है कि सबका जो नजरिया है ना, इन्वेस्टर्स का नजरिया, या मेरा भी नजरिया पहले वैसा था, बट बहुत सारे इन्वेस्टर्स का अपने खुद की जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स है ना शैलेश, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स मतलब जिसमें 10, 15, 20, 25 साल का जहाँ पे पिक्चर में आता है क्वेश्चन लॉन्ग टर्म को लेके, वो सब चीजों की मैं बात कर रहा हूँ कि हर एक चीज का जो आउटफ्लो है ना, कैश आउटफ्लो, वो हर एक का जो कैश आउटफ्लो है, वो हर एक आउटफ्लो को की तरफ देखने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो भी अलग है। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि जैसे ये एसआईपी आज 8 साल शुरू रखने के बावजूद ये दिमाग में आया, ये इन्वेस्टर जो है इनके, कि अभी और कितने साल तक चालू रखूं। अभी ये सेम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इन्होंने अपने खुद के लेट से हाउसिंग लोन में लिया होगा। मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक हाउसिंग लोन आज 5 साल पुराना है, राइट। तो 5 साल पहले जब मैंने ये हाउसिंग लोन जब शुरू हुआ था, तो इसका टेन्योर, टोटल टेन्योर था 25 साल। ओके, आज देखते देखते 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं जस्ट हाइपोथेटिकल क्वेश्चन या थॉट बोल रहा हूँ कि क्या कभी भी मेरी ऐसी हिम्मत होगी या कभी भी मेरे मन में ऐसा आएगा कि मेरे बैंकर को या मेरे जो सर्विस प्रोवाइडर है हाउसिंग लोन के, उनको मैं कल फोन करके ऐसा बोलूं कि ये कब तक देता रहो यार, आपको कब तक देता रहूं आपको ये मैं, राइट। सो ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं बहुत क्लियर हूँ, ये मैं कभी भूलता नहीं हूँ कि ये हाउसिंग लोन का टेन्योर 25 साल है, अभी सिर्फ 5 ही साल हुए हैं और 20 साल बाकी है। 20 साल तक मुझे ये ईएमआई हर महीने भरना जरूरी है, पे करना जरूरी है, सो दैट 20 साल के बाद ये जो प्रॉपर्टी है मेरी खुद का, जो रहने वाला घर है जिसमें मैं रहता हूँ, ये लोन फ्री हो जाए, ये मेरा खुद का हो जाए लोन फ्री। इसमें मुझे कभी भी डाउट नहीं आता है। आज 5 साल के बाद मुझे आज ये डाउट नहीं है कि ये इसका क्यों मैं अगले 20 साल तक करता हूँ। तो मेरा गोल क्या था आज से 5 साल पहले, कि मैं एक लोन ले रहा हूँ, जो कि एक लोन, बाकी तो कुछ है नहीं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। सो ये आज से 25 साल अगर मैं चालू रखूंगा ये पेमेंट, तो ये एसेट मेरा होने वाला है। अब एसआईपी के केस में क्या है, एसआईपी के केस में भी बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए किया होगा, या लेट से खुद के रिटायरमेंट के लिए शुरू किया होगा। तो आज हम लोग बीच में एसआईपी जब आता है पिक्चर में, तो वो पॉइंट क्यों भूल जाते हैं 8 साल के बाद। मेरा सवाल ये है कि अगर रिटायरमेंट के लिए किया है वो क्लियर है, अगर रिटायरमेंट में एक्स अमाउंट का कॉर्पस चाहिए था वो भी मुझे क्लियर है। आज 8 साल भले ही हो गए हो, बट वो कॉर्पस रेडी तो हुआ ही नहीं है ना शैलेश। 20 साल की एसआईपी हुई थी अगर, तो आज 8 ही साल हुए तो कॉर्पस भी रेडी तो नहीं हुआ होगा। करेक्ट, क्यों भूल जाता हूँ। तो 8वें साल के बाद ये सेम चीज में मेरा ये भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मेरा हाउसिंग लोन का भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। मेरे बच्चों को लेके जब एजुकेशन के एंगल से अगर एक एग्जांपल की बात करने जाए, तो किसी का बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाता है, उसी दिन से पेरेंट्स आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि अभी ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरा लड़का या लड़की गए हैं जस्ट, ये मोस्ट प्रोबेबली अगले 20-22 साल तक इनका एजुकेशन चलेगा, शायद आजकल ज्यादा भी चलता है प्रोफेशनल कोर्सेज के एंगल से। तो 23-24 साल मुझे एजुकेशन को लेके खर्चा करना है, ये क्लियर है, राइट। ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्लियर है कि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेटेड होने चाहिए। सो उसमें भी कभी 10 साल के बाद ऐसा किसी के मन में आता नहीं कि अरे और 10 साल थोड़ी ना करूंगा, क्यों कर रहा हूं मैं। तो ये एसआईपी को लेके जो पर्पस हम लोग भूल जाते हैं ना, या जो गोल था अपना वो भूल जाते हैं, उसका एक रीजन मुझे लगता है कि वो गोल मैपिंग वाला पॉइंट है। सो ऐसे लॉन्ग टर्म बाकी जो कमिटमेंट्स है उसमें हम लोग ऐसा नहीं सोचते, बट एसआईपी को के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके ऐसा सोचते हैं, विच इज अ
I mean, there is a difference in perception in all the long term thing from the same investor. वही है इन्वेस्टर, हाउसिंग लोन भी उनका ही है, एसआईपी भी उनकी है, एजुकेशन के लिए भी खर्चा वही कर रहे हैं. सो हर एक चीज को देखने का नजरिया जो है ना, वो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा अलग है. अभी एक दूसरा एक हाइपोथेटिकली, अगर ये पॉइंट अपना आई थिंक सो क्लियर हो गया है. यस, काफी अच्छा एग्जाम्पल के पॉइंट से आपने समझा है. जो हाउसिंग लोन का जो एग्जाम्पल था वो बहुत बढ़िया था एक्चुअली. कि अगर हाउसिंग लोन में हमारा अगर कमिटमेंट है 20-25 साल का, तो एसआईपी में क्यों नहीं, राइट? वो भी एक गोल ही है, वो जिसको अचीव करना है, तो इसके लिए भी सेम कमिटमेंट होना चाहिए जब हम एसआईपी कर रहे हैं. तो दैट इज द फैक्ट. एसआईपी का जो गोल तैयार हुआ, वो क्यों तैयार हुआ? बिकॉज मुझे पता है कि मैं आज नहीं तो कल, अभी एक मैं उसी एंगल से आगे की बात करता हूँ कि लेट्स से अगर मैं कल रिटायर होने वाला हूँ, लेट्स से, ठीक है, तो मुझे अपने आप को क्या क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, आई मीन कि इफ आई एम रिटायरिंग टुमारो, इज माई रिटायरमेंट कॉर्पस रेडी विथ मी टुमारो? In my case, it is not. If I'm going to be 60 tomorrow, in my case, it is not going to be ready, right? अगर मैं उसके बाद रिटायर होने के बाद, कल रिटायर होने के बाद मैं 20-25 साल नेक्स्ट जो है मेरी लाइफ के, क्या मैं आराम से रह पाऊंगा अगर मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस ही रेडी नहीं हो? तो द आंसर इज नो. और ऐसा ही बहुत सारी केसेस में आज परिस्थिति यही है कि मोस्ट ऑफ अस आर नॉट रेडी फॉर आवर 3 or 4 प्राइमरी बेसिक गोल्स, आई मीन, राइट? इसलिए वो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है. इसलिए रीजन बहुत क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है कि ये मैं जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ. अभी ये रिटायरमेंट का एग्जांपल आगे लेते हैं. मेरा एक खुद का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि लेट्स से आज से 20 साल के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, राइट? अभी आप मुझे पूछोगे कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस रेडी है क्या? माय आंसर इज आज रेडी नहीं है, ठीक है. बट मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने एक दिन मुझे आके समझाया था कि आज आप 40 इयर्स के हो, आज से 20 साल के बाद आप रिटायर होने वाले हो. उन्होंने 3-4 क्वेश्चंस मुझे पूछे कि आपका हर महीने का खर्चा कितना है, ऑब्लिगेशन कितने हैं, और रिटायर जब तक होता है आदमी तो उनके हाउसिंग लोन के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हो कि और कोई चीज का ईएमआई हो, वो रिटायरमेंट के एज तक तो पूरा खत्म ही हो चुका होता है, शैलेश. तो उसके बाद के खर्चे का मीनिंग ये है कि एक नॉर्मल विदाउट एनी ईएमआई या विदाउट एनी ऑब्लिगेशन वाला जो लाइफस्टाइल है ना, वो सबका अलग अलग हो सकता है. किसी का आज से 20, आज लेट से मेरा खर्चा घर का लेट से 1 लाख रुपया है अगर, तो किसी का 1.5 लाख हो सकता है, किसी का 50,000 हो सकता है. तो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. बट रिटायरमेंट के बाद कोई कमिटमेंट नहीं होगा तो वो फिगर कितना होगा मेरा, और उस दिन के बाद अगर मैं 20 साल जीने वाला हूँ तो उसके लिए मेरे पास कितना कॉर्पस रेडी चाहिए. ये एंगल से जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने जो जो क्वेश्चंस पूछे मुझे, उसका मैंने उनको जो जो जवाब दिया, उसके बेसिस पे मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस का रिक्वायरमेंट निकला है रफली 4 करोड़ रुपया. कि मुझे 4 करोड़ रुपया मेरे पास, मैं जिस दिन रिटायर हो जाऊंगा उस दिन मेरे पास रेडी होना बहुत जरूरी है, सो दैट उसके आगे के 20-25 साल में चिंता मुक्त, बोलो कि यू नो, विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग, मैं आराम से जी सकता हूँ. तो अभी मेरे को क्या क्या चीज क्लियर हो गई है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने जो आके समझा कि आज से मुझे कुछ शुरू करना पड़ेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक मेरे पास उसका बंदोबस्त नहीं है, कोई इशू नहीं. बट मेरे पास अच्छी चीज क्या है, लॉन्ग टर्म मेरे लिए अच्छा क्यों है. और ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म मतलब कितना, उसका मेरा आंसर मेरे लिए जो है वो बहुत इजी है कि व्हेन आई नो दैट आई एम गोइंग टू रिटायर फ्रॉम 20 years फ्रॉम टुडे, राइट? आई नो कि इतने साल के बाद मुझे वो कॉर्पस चाहिए है. आई नो कि उसके लिए आज मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं है. और आज से अगर मैं वो एसआईपी शुरू करूंगा, 4 करोड़ रुपया इकट्ठा होने के एंगल से जो फिगर मुझे बताया है मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने, वो एसआईपी अगर आज मैं शुरू करता हूँ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास भयंकर बड़ा लॉन्ग टर्म, जिसको बोल सकते हैं 20 साल इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड, राइट? तो 20 साल का पीरियड अगर मेरे पास है, तो आज मेरी चिंता जो है ना, सिर्फ वो 20,000 या 22,000 का जो भी फिगर मेरा आएगा 4 करोड़ इकट्ठा करने के लिए, आई एम नॉट गोइंग इनटू द एग्जैक्ट फिगर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा उतना जितना मेरे को अमाउंट को कैलकुलेट करके बताया गया है कि इतने की आप एसआईपी शुरू कर दीजिए, तो आपके रिटायरमेंट के 4 करोड़ की चिंता आपकी खत्म हो जाएगी. उसके बाद मेरे से क्या रिक्वायरमेंट है एसआईपी शुरू करने के बाद, कि वो एसआईपी में शुरू रखूं, उसको डिस्टर्ब नहीं करूं, ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है. कुछ भी हो जाए वो कॉर्पस को मैं हाथ नहीं लगाऊं, वो दूसरा रिक्वायरमेंट है, राइट? ये करूंगा तो मेरा रिटायरमेंट कोई इशू नहीं है. 4 करोड़ को लेके मेरे को आगे की कोई चिंता नहीं है.
अभी इसकी जगह पे एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि मेरी जगह पे किसी का रिटायरमेंट आज से 5 साल के बाद आने वाला, मेरा तो 20 साल के बाद है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म में वो कॉर्पस क्रिएट कर सकता हूँ वगैरह सब ठीक है। बट लेट से मेरे पहचान के कोई है जिनका रिटायरमेंट आज से 5 साल के बाद, right? और उनकी भी परिस्थिति बराबर। मेरे जैसी है कि उनके पास भी रिटायरमेंट कॉर्पस के नाम पे अलग से कोई फंड्स नहीं है। ओके, उनके पास रिटायर होने के लिए अभी सिर्फ 5 साल बाकी है। बराबर। ये इसमें बहुत सारा बातचीत हो चुका है पहले, तो मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। माय होल पॉइंट इज कि जिनको भी लॉन्ग टर्म का ऑप्शन मिला है ना, वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। अगर आप ये जो है अपने जो दोस्त जिनका रिटायरमेंट 5 साल के बाद है और जिनका कॉर्पस कंफर्म है शैलेश की क्रिएट नहीं होगा, अगर उनका भी जरूर 4 करोड़ का एलेट से, तो वो 5 साल के बाद नहीं अगर क्रिएट होने वाला हो ना, तो इनका क्या आगे होगा, कितनी तकलीफ होगी, दैट वी कैन जस्ट इमेजिन। आई मीन वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट, बट वी कैन जस्ट इमेजिन कि इनका क्या हो सकता है, राइट? सो इसलिए ये जो Yes, लॉन्ग मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये पॉइंट आपका खुद का एग्जांपल देके आपने बोला कि ये ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों समझ में आ जाएगा। दैट इज परफेक्टली यू सेड विथ योर एग्जांपल। करेक्ट। वेरी अभी नाइस। मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है इन्होंने जो जितना मुझे समझाया, मुझे और एक चीज एसआईपी को लेके मैं 20 साल क्यों डिस्टर्ब नहीं होने वाला हूँ, उसका और एक रीजन है कि बाकी प्रोडक्ट्स के साथ भी मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया था। हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ बैठ के उन्होंने 2-3 जो दूसरे ऑप्शन है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की एसआईपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2-3 जो दूसरे ऑब्वियस ऑप्शन है, अगर ऐसे टाइप के कोई प्रोडक्ट में मैं हर महीने 20,000 शैलेश इन्वेस्ट करूँ तो मेरा कितना पैसा मिलेगा 20 साल के बाद, मैंने वो हिसाब भी लगा के देख लिया है। सो एक चीज है कि अगर वो टाइप के प्रोडक्ट्स में जाऊंगा मैं और 20 साल तक हर महीने 20,000 रुपया इन्वेस्ट करता रहूंगा मैं, तो मेरा वो 4 करोड़ का जो रिक्वायरमेंट है वो कभी भी कंप्लीट, इवन इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टिंग फॉर 20 इयर्स, कभी भी कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये वाला पार्ट मेरे लिए अभी बहुत क्लियर करवा दिया मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने। तो अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है एसआईपी को चालू रखने के अलावा, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ये जो लॉन्ग टर्म है ना, इसकी मुझे तकलीफ नहीं होती है। बराबर। तो ये जो अपना पहले वाला एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, जो जिसमें वो अपने इन्वेस्टर अपने को पूछ रहे हैं कि 8 साल ऑलरेडी हो गए और कितने साल चालू रखूं, ये प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा कभी भी। आपका गोल क्लियर है। गोल क्लियर है। मेरे पास दूसरा कोई एसआईपी के अलावा या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो एसआईपी होती है उसके अलावा कोई प्रोडक्ट का ऑप्शन नहीं है, ये भी मुझे क्लियर है। अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, एनीवेज कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इसमें ये जो पाथ है 20 साल का, ये जो रास्ता है 20 साल का इन्वेस्टेड रहने का, इसमें अगर मैंने कोई भी डेविएशन किया तो मुझे अभी बहुत क्लियर आइडिया है शैलेश कि वो 4 करोड़ इकट्ठा नहीं होगा। ये पूरा डेटा पॉइंट जो तीनों चारों है ये मुझे समझ में आ चुका है, इसीलिए मुझे लॉन्ग टर्म ये जो वर्ड है ना, इससे अभी तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर। ये आप दूसरा स्लाइड में जा रहे हो उसके पहले कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में, फाइनेंशियल डॉक्टर के साथ में बैठ के ये नक्की किया कि ये रिक्वायरमेंट है और उस गोल के साथ स्टिक हो, वो फॉलो कर रहे हो, तो रिटायरमेंट सॉल्यूशन डेफिनेटली अचीव हो सकता है, रिटायरमेंट कॉर्पस डेफिनेटली अचीव हो सकता है। करेक्ट सर। या तो अभी हम लोग और एक चीज देख लेते हैं। जैसा अपना एक जो हम लोगों ने पहले रीजंस देखने की कोशिश की थी कि एक रीजन ये भी होता है लोगों का 7-8 साल के बाद, 10 साल के बाद, कि जो बीच में अनइवन रिटर्न्स की जो अपनी बात हुई थी ना, कि कभी निगेटिव भी दिखता है, कभी एनएवी ऊपर जाती है, कभी ये जो अनइवन रिटर्न्स वाला पूरा पॉइंट है ना, उसको लेके एक मैं एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है और लोग एक ही इन्वेस्टर अलग अलग प्रोडक्ट्स में जब पैसा डालता है। मान लो ये अभी ये जो स्लाइड है ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ही इन्वेस्टर है, मान लो मैं ही हूँ, राइट? मैं ही वो इन्वेस्टर हूँ जिन्होंने 2000, ये डेटा मैंने लिया है 2012 से लेके 2019 तक का। मान लो मैंने 100 रुपया 2012 में गोल्ड में डाला था, गोल्ड खरीदने के लिए, ठीक है? और उसी साल 100 रुपया मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद क्या देखने को मिला है गोल्ड में और इक्विटी में? तो ये देखने को मिला है कि एक साल के बाद गोल्ड में मेरा रिटर्न था माइनस, ये कैलेंडर ईयर रिटर्न है। सो 1 ईयर व्हेन आई कंप्लीटेड 1 कैलेंडर ईयर, माय रिटर्न इन गोल्ड इन्वेस्टमेंट वाज -5%, ठीक है? इक्विटी में ऐसा हुआ कि पहले साल का रिटर्न आया ईयर एंड का 3%।
उसके नेक्स्ट ईयर अचानक 37%, उसके नेक्स्ट ईयर -1%, और गोल्ड में तो कंटिन्यूअसली 3-4 साल निगेटिव था। बराबर। मेरा ही दोनों जगह पे 100 रुपया लगा हुआ है। तो मुझे ये पॉइंट पे एम्फोसाइज करना था कि मेरा है ना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेक्टेशन ये है कि हर साल 14, 13, 12%, 18% काइंड ऑफ रिटर्न मिलने चाहिए मुझे। ठीक है, सो ऐसा नहीं होता है, वो मेरा एक्सपेक्टेशन है। बट मैं अगर इन्वेस्टेड रहूंगा तो एवरेज रिटर्न्स निकालेंगे ये 7 सालों का। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो लास्ट में एवरेज रिटर्न्स के एंगल से आ गया है। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे एवरेज रिटर्न्स के एंगल से नहीं, मुझे हर साल चाहिए। हर साल वो दिखना चाहिए कि 100 रुपए का 114 हो गया, फिर 114 का इतना हो गया। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और ये जब पूरा नहीं हुआ ना इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो मैंने क्या किया, दूसरे ही साल मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से एग्जिट कर डाला खुद को। वो पैसा पूरा रिडीम कर लिया, एसआईपी थी तो स्टॉप कर दिया। बट ये सेम चीज मेरा ही दूसरा 100 रुपया लगा हुआ है गोल्ड में, सेम टाइम में मैंने इन्वेस्ट किया था, इवन म्यूचुअल फंड के साथ में गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया था। तो क्या ये सेम चीज गोल्ड में मैंने की? नहीं, गोल्ड में नहीं किया मैंने ऐसा। म्यूचुअल फंड में तो मैंने सिंपल काम किया, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर है उनको फोन करके बोला कि यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये बेच दो आप। अब ये मजा नहीं आने वाला जो पॉइंट है ना, वो भी इंटरेस्टिंग है बहुत। ये अपना जैसे अपनी बात चालू थी अभी कि जितने भी इन्वेस्टर्स से बात होती है, लोग बहुत इजीली ऐसा बोलते हैं कि मजा नहीं आ रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि ये जो भी गोल्ड हो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, ये मजा देने वाली चीजें है ही नहीं। मजा दूसरी चीजों से मिल सकता है, और हम लोग शायद गलत चीजों में मजा ढूंढ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये मजा देने के एंगल से ये अपना ऑब्जेक्टिव भी नहीं था कि मैं पैसा इसलिए इन्वेस्ट करूं कि हर साल वो देख के मुझे मजा आए। तो बहुत कैजुअली लोग बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते होंगे, ठीक है, बट मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ इनफैक्ट जो ऐसा सीधा बोल देते कि बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें या ये पूरा जो टॉपिक है, ये मजा आना चाहिए कि ये टॉपिक है ही नहीं है। तो हम लोग गलत जगह पे मजा ढूंढ रहे हैं। बट चलो गोइंग अहेड कि ये सेम चीज में जहाँ पे मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में से मेरा पैसा एग्जिट कर लिया शैलेश, तो वो गोल्ड का जो शॉप था जहाँ पे जाके 100 रुपए का गोल्ड खरीदा था, वो सेम शॉप में जाके मैंने वो गोल्ड बेच दिया क्या? नहीं बेचा मैंने। 1 साल, 2 साल, 3 साल कंटिन्यूअसली नेगेटिव रिटर्न्स दिखने के बावजूद जो गोल्ड लिया था ना, उसको जाके बेचा नहीं है मैंने। तो ये स्लाइड जो था ना, ये स्लाइड जो है, मैं इसलिए नहीं रिटर्न्स दिखा रहा हूँ कि दोनों के प्रोडक्ट के बीच का रिटर्न्स का डिफरेंस या म्यूचुअल फंड बेटर है, ये समझाने के लिए ये स्लाइड डेफिनेटली नहीं है। ये स्लाइड इसलिए है कि एक ही सिंगल इन्वेस्टर दो प्रोडक्ट्स में कैसा बिहेवियर डिफरेंटली होता है, दोनों की तरफ रिएक्शन कैसे डिफरेंट होता है, जबकि फैक्ट है कि दोनों के रिटर्न्स निगेटिव। करेक्ट, राइट। ये जो बिहेवियर है ना, इसमें एसआईपी में डिस्टर्ब हो जाना बहुत इजीली, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्टॉप कर देना बहुत इजीली कर देते हैं, और फिर पैसा आराम से निकाल लेते हैं। अब गोल्ड में ये जो निगेटिव दिख रहा है, इसमें आई एम वेरी श्योर कुछ लोग ऐसे पक्का निकले होंगे, जो 4 साल निगेटिव रिटर्न दिख रहा है ना, 3 साल, कुछ लोग तो 100% ऐसे निकले होंगे जिनको जैसे ही पता चला कि गोल्ड का भाव गिर रहा है, तो और जो एक्स्ट्रा पैसा होगा ना स्पेयर, उसमें से और नया होगा होंगे। करेक्ट, ये मेरा मानना है, और 100% ऐसा हुआ होगा। नहीं, काफी सारे लोग सर ऐसा करते हैं। द फैक्ट ऑफ द रियलिटी। बट कितने लोगों ने ये सेम चीज इक्विटी के डाउनफॉल के समय में और पैसा इन्वेस्ट करने की बात की होगी या सोची होगी, वो तो हम लोग रोज देख ही रहे हैं। तो मेरा माय होल पॉइंट ऑफ शोइंग दिस स्लाइड इज, इन स्पाइट ऑफ me being the same investor, and I am the investor in both the things, but my approach towards gold, my approach towards equity mutual funds, my approach towards my real estate investment is totally different. मैं आपको रियल एस्टेट के एंगल से भी एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए मेरा एक इन्वेस्टमेंट का फ्लैट था जिसका वैल्यू 1 साल के पहले फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया, ठीक है। फिर 6 महीने पहले पता मुझे चला कि यार अभी तो 90 मिल रहा है इसका। मेरे दोस्तों ने बोला, मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी एक फ्लैट लिया हुआ है, तो उन्होंने बोला यार अपना अभी तक तो 1 करोड़ मिल रहा था, अभी आज बेचने जाओगे तो 90 मिल रहा है, राइट। सो क्या ऐसा 10 लाख रुपए का नोशनल वैल्यू कम होने के बाद क्या मैं मेरे जो ब्रोकर है रियल एस्टेट उनके पीछे पड़ा कि भाई ये ऑलरेडी 10 लाख का नुकसान हो गया है, तुम आज के आज ये बेच दो और पैसा निकाल दो, नहीं तो कल 90 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। होने के लिए हो सकता है ना, अगर 90 हो गया 1 करोड़, 85 भी हो सकता है,
तो उसमें मैंने ये क्यों नहीं किया, गोल्ड में मैंने क्यों नहीं किया? चलो रियल एस्टेट में एक बार ऐसा बात मान सकते हैं कि अगर किसी ने कोशिश की हो तो भी उस समय बिकना चाहिए, उसी भाव पे बिकना चाहिए, वो सब थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज है रियल एस्टेट एज अ एसेट क्लास में। बट मेरा माय होल पॉइंट इज, बहुत सारे लोगों ने ये 10 लाख रुपए का भाव कम होने का जो डेटा आया उनके पास, उसके बावजूद बेचने का कुछ भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा वो तो चलता रहता है टेम्पररी, तो वापस से 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, थोड़े दिन रुकेंगे। तो ये जो अपने को समझ है कि थोड़े दिन रुकेंगे तो एक आज 90 भले ही हो गया, वापस वो 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगा। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो विश्वास है, निगेटिव रिटर्न्स मिलते हुए भी बने रहने का जो पॉइंट है, वो ये इन्हीं टाइप के प्रोडक्ट्स में क्यों है और बाकी प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं है, जिसकी अपनी बात चल रही है अभी। इसका मुझे लगता है थोड़ा सा हेरिडिटरी भी है इसमें रीजन, कि गोल्ड में क्या है, मुझे लगता है कि गोल्ड में अपने यहाँ पे इंडिया में खास करके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स तो बहुत ज्यादा बाद में इवॉल्व हुए, बट इंडिया में गोल्ड तो आज से 100 200 300 जितना पीछे जाते जाएंगे, गोल्ड नाम की चीज हमेशा थी पिक्चर में, राइट। रियल एस्टेट भी रियल एस्टेट के नाम से नहीं होगा, बट जमीन और जायदाद तो लोग जमाने से खरीद रहे हैं। तो ये दो चीजें अपने पास है ना, लर्निंग कर्व है समहाउ, अपने पास लर्निंग कर्व है समहाउ, कि पेरेंट्स भी है ना बच्चों को बोलते हैं कि बेटा गोल्ड को हाथ मत लगाना, बिकॉज आधी रात को इमरजेंसी आएगी ना, तो 5 मिनट में अपने को जितना कैश का रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा अपने को। तो गोल्ड को संभाल के रखो, गोल्ड को संभाल के रखो, जब जब जमेगा थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो। अब प्रॉब्लम ये है कि, और रियल एस्टेट मतलब रियल एस्टेट को रियल एस्टेट के एंगल से नहीं, बट पहले के जमाने में जाएंगे तो जमीन के एंगल से बोलो कि घर के एंगल से बोलो, ये अपने पेरेंट्स ने अपने को सिखाया है कि ये अपना घर है, इसको कभी भी बेचना नहीं है, ये अपनी जमीन है। जमीन के मामले में तो बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जो फार्मर है, किसान, वो अपने बच्चे थोड़ा सा समझदार हो जाते हैं ना, तो उनको सबसे पहला सिखाता है कि बेटा जमीन कभी नहीं बेचने की, अपनी माँ है ये, जमीन अपनी माँ है, इसको कभी भी अपने को बेचने का नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम ये है कि अपने पेरेंट्स में से कभी भी किसी ने नहीं बोला है कि बेटा ये अपनी माँ है या ये अपने बाप है अपना म्यूचुअल फंड, कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स है या जो ये पोर्टफोलियो है ना, ये अपनी माँ है, ये अपना, ऐसा लैंग्वेज ही कभी यूज नहीं हुआ है। किसी भी फैमिली में किसी ने ऐसा नहीं बोला है बच्चों को कि बेटा इसको मत करना, इसको हाथ मत लगाना, इसको कुछ करना मत इसके साथ। गोल्ड में बोला है, रियल एस्टेट में बोला है। तो ये देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर वेरी जेनेटिकल इन नेचर। धीरे धीरे देखते देखते फिर कुछ चीजें बच्चों को सिखानी भी नहीं पड़ती है, जेनेटिकली जैसे बोलते हैं ना हम लोग, खून में आ जाती है कि बच्चे गोल्ड और क्या करते जाएंगे, गोल्ड फैमिली में शादी होती है तो माँ बाप दे देते हैं, तो वो ट्रेडिशन है इंडिया का, राइट। ये कल्चर समहाउ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आज नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर आएगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में वो पॉइंट और क्लियर हो जाएगा अपना थोड़ा सा, बट आई एम वेरी श्योर वो आएगा। और म्यूचुअल फंड में आज क्यों नहीं हो रहा है, उसका सिंपल रीजन ये है कि लेट्स से मेरे घर का एग्जांपल आप ले लो, कि मेरे डैडी की एफडी थी, उनके पास गोल्ड था, उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड था, ये तीनों चीजें थी उनके पास, राइट। और मैंने छोटे से बड़ा होते हुए देखा हुआ है कितना था, कब तक था, क्या कब कब खरीदते गए, वो सब मैंने देखा हुआ है। बट क्या मेरे डैडी ऐसी कोई एसआईपी थी जो 20 साल तक उन्होंने चालू रखी है? 20 साल चालू रखने की बात ही भूल जाओ, उनकी कोई एसआईपी ही नहीं थी उनकी कोई एसआईपी ही नहीं थी। बट अगर होती थी, माय हाइपोथेटिकल पॉइंट है कि अगर होती थी, मेरे डैडी ने अगर एक एसआईपी शुरू करके 20 साल तक चालू रखी होती थी, और अगर ये नेक्स्ट स्लाइड जो है ये अगर उनको और मुझे देखने को मिला होता था, तो फिर क्या मैं नेक्स्ट जनरेशन वाला जो उनका बच्चा है या बेटा है, क्या मैं फिर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो के साथ, एसआईपी के साथ कोई खिलवाड़ करता था? कभी भी नहीं करता था। आई डोंट थिंक सो। अब ये बहुत अच्छा डेटा है, ये आज की तारीख में ना म्यूचुअल फंड्स में देयर आर रफली 22 schemes who have completed more than, I mean they are minimum 20 years old now, which means is what, कि 22 स्कीम्स है शैलेश, राइट। तो 22 स्कीम्स में सभी स्कीम्स ने 20 साल तो मिनिमम कंप्लीट किए, किसी के 21 हो गए, किसी के 22 हो गए, वो ठीक है, बट मिनिमम 20 साल ये 22 स्कीम्स के कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी इसमें अगर किसी ने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की होती थी, मैंने 22 स्कीम्स में से यहाँ पे सिर्फ 10 स्कीम्स ली है, और उसमें से भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए मैंने, रिटर्न्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में।
22 स्कीम्स को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है रिटर्न्स वाइज, और वो 10 फंड्स में भी मैंने 10वां जो फंड लिया है ना, वो 22 के लिस्ट पे 22वें नंबर वाला फंड लिया है मैंने। जेएम वैल्यू फंड, जेएम वैल्यू फंड इज एट नंबर 22 विद इन अ लिस्ट ऑफ 22 फंड्स। तो जेएम वैल्यू फंड को भी आज 20 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, बट मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिया है खराब रिटर्न होने के बावजूद, इनफैक्ट 22 स्कीम्स में से वर्स्ट रिटर्न होने के बावजूद। सो निपॉन ग्रोथ, हाँ, तो अभी ये निपॉन पहले रिलायंस हुआ करता था, सब जानते हैं। निपॉन ग्रोथ फंड का उसमें हाईएस्ट दिख रहा है रिटर्न 20 ईयर विच इज 20.09। ये डेटा 30 नवंबर का है। ये स्कीम का सिंस इंसेप्शन डेटा नहीं है, ओके। ये स्कीम का सिंस इंसेप्शन वाला डेटा नहीं लिया है मैंने सिंपल क्या किया है कि अगर एसआईपी, इसका मीनिंग है 30 नवंबर 2020, मतलब उसका ये कि 1 दिसंबर 2000 को किसी ने ये 10,000 की एसआईपी शुरू की होती थी इनमें से किसी भी फंड में, तो 30 नवंबर को क्या होता था, दैट इज दिस डेटा, ओके। तो 24 लाख रुपए का रिलायंस ग्रोथ या निपॉन ग्रोथ फंड में आज 2 करोड़ 65, ऑलमोस्ट 2 करोड़ 66 लाख रुपए हो गया है। उसकी एनएवी शैलेज हो गई 1300 रुपया, वाओ, ओके। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बहुत सारे फंड थे जिन्होंने बहुत सुपीरियर परफॉर्म। अभी ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो अभी तक अपनी मेरे रिटायरमेंट के को लेके जो बात चल रही थी अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड तक, करेक्ट है। तो मुझे कुछ तो कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने समझा दिया, मैं मान गया, मैंने बाकी प्रोडक्ट्स को भी कंपेयर करके देख लिया, और मैं विश्वास करके मैं वो एसआईपी शुरू कर देता हूँ, तो उसको ये बूस्ट करेगा मेरे कॉन्फिडेंस को। ऐसा ये डेटा है कि अगर मैं आज से आगे के 20 साल की एसआईपी शुरू कर रहा हूँ, क्या मेरा एक्चुअली रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा राइट अमाउंट की एसआईपी चालू करूंगा तो हो जाएगा, बिकॉज लास्ट 20 साल में हुआ है। करेक्ट, हो जाएगा बिकॉज लास्ट 20 साल में ये हुआ है। तो पहले के 20 साल में हुआ है तो आगे के 20 साल में भी होगा ना, क्यों नहीं होगा, बराबर है, राइट। सो मेरा कॉन्फिडेंस है एसआईपी में, ये मेरा अभी कॉन्क्रीट होता जा रहा है कि ये जो एसआईपी में रिटायरमेंट के लिए शुरू कर रहा हूँ, इसको 20 साल तक विदाउट डिस्टर्बिंग दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट्स और रिडीमिंग दैट मनी, उसको टच नहीं करूंगा इन शॉर्ट में। बराबर है, तो मेरा पैसा बन जाएगा, मेरे रिटायरमेंट की चिंता दूर हो जाएगी। जेएम वैल्यू फंड का भी इंस्पाइट ऑफ बीइंग द वर्स्ट फंड इन द एंटायर लिस्ट ऑफ 22 फंड्स, उसमें भी 24 लाख रुपए का वैल्यू 53 लाख है, करेक्ट। सो लॉस तो डेफिनेटली नहीं है। ये जो अपनी बीच में बात चल रही थी लॉस को लेके कि लोग जनरली इसे स्टॉप कर देते बिकॉज रिटर्न्स नेगेटिव दिखते हैं, वैल्यू नेगेटिव दिखता है इसलिए निकाल देते हैं, तो ये नेगेटिव तो डेफिनेटली नहीं है ना। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि ये 22 के सबसे वर्स्ट रिटर्न है, ये चीज तो मैं भी आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट। 7.39 20 ईयर रिटर्न अगर 7.39 दिख रहा हो तो ये खराब परफॉर्मेंस है, इसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। बट इंस्पाइट ऑफ दैट मेरा नुकसान नहीं हुआ है 24 लाख रुपए का, 53 लाख हुआ। ये डिबेट कर सकते हैं कि ये रिलेटिव लॉस हुआ, अगर इसकी जगह पे मैंने कोई और स्कीम में डाला होता था तो क्या होता था, कोई और प्रोडक्ट में डाला उस जमाने में 20 साल पहले शायद कोई प्रोडक्ट होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट अगर कोई प्रोडक्ट होगा, बट आई एम वेरी श्योर कि ये नुकसान नहीं है। करेक्ट। और सर जनरली इन्वेस्टर तो 3-4 फंड में या तो 5 फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको तो एवरेज रिटर्न देखना चाहिए। करेक्ट। सो nobody invests in just one fund. I mean that is also a good point कि कभी भी एक फंड में तो कोई इन्वेस्ट करता ही नहीं है, राइट। अभी इसी पॉइंट को ये मेरा जो अभी रिजोल्यूशन है 20 साल के लिए एसआईपी शुरू कर रहा हूं मैं मेरे रिटायरमेंट के लिए, और बीच में हमने जो पॉइंट देखा अभी कि लोग बीच में एग्जिट कर जाते हैं, ऐसा नहीं क्यों करना चाहिए, उसके सपोर्ट में मैंने एक स्लाइड रखा हुआ है कि एक फंड है बिरला का, बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड। इस फंड को 2019 में 20 साल कंप्लीट हुए चले, ओके, ठीक है। इसमें अगर 10,000 रुपए की एसआईपी किसी ने शुरू की होती थी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग करते हैं एसआईपी स्टॉप करके निकल जाने का जो काम करते हैं ना पैसा निकाल के, वो इसमें बिल्कुल हुआ था। 10,000 की एसआईपी में फर्स्ट ईयर में मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 था, जिसका वैल्यू 1,24,000 हुआ। रिटर्न बिल्कुल ग्रेट नहीं, 7% दिख रहा है, और मेरे यूनिट्स कितने इकट्ठा हुए तो 3,000 रफली 3,300 के आसपास यूनिट्स इकट्ठा हुए। दूसरे साल में मेरा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 हो गया,
फंड का वैल्यू हो गया 168, ठीक है। ये 32% का नेगेटिव रिटर्न दिखाया इसने सेकंड ईयर में, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। फिर भी मेरे पास 7,413 अभी इकट्ठा हो गए यूनिट्स। तीसरे साल में भी निगेटिव था, बट निगेटिव परसेंटेज वाइज कम हो गया, 9.42 निगेटिव रिटर्न से। सो यूनिट्स मेरे पास इकट्ठा हो गए 12,250 के आसपास। अब मैं इसमें क्या दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो यूनिट्स, टोटल यूनिट्स वाला 5वें नंबर का कॉलम है ना, इसमें जो लास्ट कॉलम है, मतलब ये मैंने फिर भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के आग्रह पे, उनके समझाने पे, उनके ऊपर विश्वास था, इसलिए वॉट एवर रीजन यू चूज, मैंने वो SIP शुरू रखी। लास्ट ईयर ये स्कीम में मेरी SIP को 20 साल कंप्लीट हुए शैलेश, और 20 साल कंप्लीट हुए, मेरे पास टोटल यूनिट्स इकट्ठा हो गए ऑलमोस्ट 27,000। और इस फंड की आज जो NAV है ना, वो NAV है 828 रुपीज। बराबर। कितना हो गया NAV? 10 रुपए के NAV पे इन्वेस्ट करना शुरू किया था NFO पीरियड से, आज ये फंड की NAV हो गई है बिरला इक्विटी फंड की 828 रुपीज, और मेरे पास यूनिट है 27,000 लेट से। बराबर। ये पुराना डेटा है, वो 30 नवंबर, ये एक साल पुरानी स्लाइड है एक्चुअली, बट मेरा आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माय पॉइंट अक्रॉस। एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, यस। तो इसमें जो सीखने का है, या इसमें जो मुझे समझाने का है या समझने का है, वो ये है कि टोटल 20 साल में 27,000 यूनिट्स इकट्ठा हुए मेरे पास, जिसमें से 45% यूनिट्स जो है ना, वो पहले 3 साल में मेरे पास एक्यूमुलेट हो गए थे। मतलब पहले 3 साल में 12,200 यूनिट तो ऑलरेडी जमा हो गए थे। करेक्ट। तो 12,250 यूनिट इज टोटल 27,000 में से 12,250 इज रफली 45% ऑफ माय टोटल यूनिट्स। करेक्ट। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर की बात मानिए, आप उनके ऊपर विश्वास रखिए। वो बहुत सारी चीजों का डेटा रहते हैं, जितना इन्वेस्टर लेवल पे किसी को टाइम नहीं होता है, सब लोगों का प्रोफेशन अलग अलग है। आप लोगों का, आप लोगों के पास इतना समय होगा, आपके पास इतने रिसोर्सेस होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इनका पूरा दिन इसमें जाता है। ये कोई चीज का स्टडी करके अगर आपके पास आते हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें अपडेट करने के बाद आपके पास आते हैं। तो अगर उनकी बात आपने मान ली, तो ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट शैलेश। यस सर। इसमें एक चीज ये भी था कि जब कोई गोल्ड लेता है ना, तो वो ग्राम में बात करता है, और जब म्यूचुअल फंड की बात आती है ना, आपने बहुत अच्छी तरह से स्लाइड में बोला कि पहले 3 साल में इतना यूनिट जमा हो गया था। बट म्यूचुअल फंड में जब वैल्यूएशन की बात आती है ना, तो लोग अक्सर वैल्यू कितना है ना मेरा, वो बात करते कि कितना यूनिट जमा किया ना, वो नहीं करते। हाँ, सो वो मैं वही बोल रहा था, वो पहले वाले दो स्लाइड्स पीछे के इसमें, कि देखो गोल्ड में किसी को भी आप पूछोगे, आपके भाई को पूछ लो, आपके कजिन को पूछ लो, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है उसको पूछ लो कि यार आपके पास मतलब तुम्हारे पास गोल्ड कितना है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा मेरे पास 50 लाख रुपए का गोल्ड है। वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो बोलेगा इतना तोला गोल्ड है। करेक्ट। मेरे पास इतना तोला गोल्ड आज की तारीख में इकट्ठा हो गया है। अब ये लैंग्वेज गोल्ड में, ये सेम इन्वेस्टर का अलग है। म्यूचुअल फंड में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, किसी को याद भी नहीं होगा। किसी को याद भी नहीं होगा कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं मेरे पास। लोगों को जनरली जब अपने क्लाइंट डेस्क में भी इन्वेस्टर्स जाते हैं, तो जनरली 2-3 ही चीजें देखते हैं। तो कि भाई मेरा अभी करंट वैल्यू कितना हो गया, टोटल अमाउंट इन्वेस्ट कितना किया था, और वैल्यू कितना हो गया, और ओवरऑल रिटर्न कितना दिया। ये 3 चीज छोड़ के चौथे कॉलम में नंबर ऑफ यूनिट्स वाला जो कॉलम है ना, उसमें आई डोंट थिंक सो कोई जाता है। और वो बहुत जरूरी है, वो लैंग्वेज अपने को सीखना जरूरी है। अपने आसपास में अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अगर उनको नहीं पता है, सिखाना जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है मैं समझा रहा हूँ, कि जैसे ये स्लाइड में हम लोगों ने देखा 20 साल पुराने फंड्स वाला जो स्लाइड है ये अपना, इवेंचुअली मेरा ऐसा मानना है, और ये होने ही वाला है, जिन फंड्स को आज 20 साल कंप्लीट नहीं हुए शैलेश, तो आज नहीं तो कल उनको 20 साल कंप्लीट होंगे, 22 साल कंप्लीट होंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सबकी NAVs ये ऐसे टाइप के रेंज में दिखेगी। जो भी आपका आज फंड है जिसका NAV 13 रुपया, 22 रुपया, 36 रुपया जो भी दिख रहा हो, इवेंचुअली 20 से 25 साल के पीरियड में सबकी NAVs इतनी दिखेगी, जो इतना अच्छा देखने को लग रहा है ना ये वाले स्लाइड में। अरे वाह, फ्रैंकलिन प्राइमा फंड की NAV 1082,
निपॉन ग्रोथ फंड 1318। तो ये जो देखने को अच्छा लग रहा है ना आज, उसका फायदा एक्चुअली तभी है जब ये आपके पास हो 27,000 यूनिट। मतलब मैं अलग एंगल से भी समझाने की एक कोशिश करता हूँ कि मैं रिलायंस ग्रोथ फंड की एनएवी हो गई 1300, बट मेरे पास यूनिट कितने हैं? एनएवी हो गई है 1300, मेरे पास यूनिट कितने हैं? करेक्ट। और मेरे एक बहुत दोस्त है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, सो ये जो वैल्यू, ये जो 2,65,00,000 रुपीस की बात है ना, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है ना शैलेश। एक एनएवी यस ग्रो होने की बात जहाँ पे है, उसी के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की भी बात है। तो मेरा फोकस देखो, एनएवी रोज उठ के कितनी चेंज होगी, कल क्या होनी चाहिए, वो तो एज ए इन्वेस्टर मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। बट मैं एक चीज तो कर सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स एक्यूमुलेट करूँ। मेरी इक्विटी चल रही है और एक आध महीने में मेरे पास कोई एक्सेस, एक्स अमाउंट मेरे पास एक्सेस पड़ा हुआ है स्पेयर, जो मुझे पता है कि काम में नहीं आने वाला है या नहीं लगने वाला है मुझे, तो उससे और उसको इन्वेस्ट करके और नंबर ऑफ यूनिट्स इकट्ठा करने का हम लोग क्यों नहीं सोचते? और गोल्ड में ऐसा ही करते हैं लोग कि गोल्ड में उनका हमेशा ध्यान होता है कि अभी तक मेरे पास सिर्फ 12 तोला गोल्ड है, तो ये धीरे धीरे मैं 25 तोला में इकट्ठा कर, मतलब पहुंचूंगा इकट्ठा करते करते। तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ यूनिट की बात है ना, वो गोल्ड में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं सालों से। जिस दिन यहाँ पे भी वो सेम अप्लाई करेंगे ना, आई थिंक सो पूरा पिक्चर बदल जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये फोकस रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है। अभी तक हमने क्या देखा, ये 3-4 चीजें हम लोगों ने देखी कि एसआईपी या कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोग जब शुरू करते हैं तो उसका रीजन पता होना बहुत जरूरी है कि ये हम लोग क्यों शुरू कर रहे हैं। उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना जरूरी है। वो जो ऑब्जेक्टिव या गोल है वो कब आने वाला है, उसकी क्लैरिटी अपने को है। मुझे ये भी समझ में आ गया है पहले कि अभी मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें मैं जाके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सो दैट मेरा ये जो गोल है वो अचीव हो आज से 5, 10, 15, 20 साल के बाद। करेक्ट। ये भी मुझे समझ में आ गया है। मुझे जो एक थोड़ा सा डर था कि क्या एक्चुअल में रिटर्न्स ऐसे मिलते हैं, वो भी मैंने देख लिया कि अगर मैं 20 साल इन्वेस्टेड रहूं तो ये मिलते हैं। ये स्लाइड को देख के कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये भले स्कीम के रिटर्न्स हो बट मिले किसको है, कौन है 20 साल इन्वेस्टेड? तो अगर किसी ने ऐसा पूछा हो तो माय आंसर इज कि आप एकदम करेक्ट हो कि इसका फायदा सबको तो हुआ ही नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बीच में स्टॉप कर दिया है जिन्होंने शुरू किया था एकदम 20 साल पहले। बट मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ शैलेश, जिनका 20-22 साल हो गए और निपॉन ग्रोथ फंड में 20-22 साल से एसआईपी है और उसमें से उनका कितना पैसा बना है, उसकी वजह से उनके लाइफ में ओवरऑल कितना चेंज आ गया, पॉजिटिव चेंज। उनका जो कॉन्फिडेंस है टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो कॉन्फिडेंस और कॉन्फ्लिक्ट होता गया, बिकॉज एक ही सिंपल चीज थी ना, 20 साल इन्वेस्टेड रहे थ्रू एसआईपी, उसमें से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हमें सब डाउट क्लियर हो गए, कन्विक्शन डबल स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत सारी चीजों में फायदा होगा। तो आप करेक्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई अगर ऐसा पूछे कि ये भले ही स्कीम के रिटर्न तो था कौन इन्वेस्टेड, तो बहुत कम लोग थे। और उसका प्रॉब्लम जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा पहले बात कर रहे थे, ये प्रॉब्लम है इंडिया में, अपने पास कोई लर्निंग कर्व नहीं है अर्लियर जनरेशन का शैलेश, कि जो जिनका 20-25 साल का एसआईपी था और वो अगर किसी ने देख लिया हो, अभी जो ये मेरे जो एक पहचान वाले हैं जिनका है 20 साल से एसआईपी निपॉन ग्रोथ फंड में, उनके फैमिली में ये कोई आई डोंट थिंक सो ये कंफ्यूजन जिंदगी में कभी बच्चों के मन में आएगा जो अपने मन में आता है या आया था। बिकॉज अपना कन्विक्शन का लर्निंग कर्व नहीं है, अपने पेरेंट्स ने तो इनकी केस में वो नहीं आएगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, अभी ये इतने सब पॉइंट्स मुझे क्लियर हो गए हो तो भी मेरा एक क्वेश्चन है कि बीच में मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, अभी मैं क्लियर क्या चीज में हूँ कि एसआईपी करना पड़ेगा, 20 साल तक मुझे एसआईपी चालू रखना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया रिटायरमेंट पर्पस का, राइट? बट व्हाट इफ आई नीड मनी इन बिटवीन? तो मेरे जो डिस्कवर है उन्होंने मुझे बीच में आके इंस्टा कैश जैसा कुछ समझाया था कि इसमें आप थोड़ा सा है ना इमरजेंसी काइंड ऑफ मनी, 3-6 महीने का आपका जो महीने का जो खर्चा है ओवरऑल उसका 3-6 मंथ्स का मल्टीप्लाई करके उतना आप पैसा, ये एक इंस्टा कैश नाम की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, उसमें आप रखो। इंस्टा कैश की फैसिलिटी क्यों अच्छी है, उसको रिटर्न के एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि सेविंग बैंक से हमेशा वो सुपीरियर रिटर्न जनरेट करता है, बट इट इज नॉट समथिंग, वो पार्किंग मनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, राइट? तो उसकी बात नहीं है यहाँ पे, रिटर्न की बात नहीं है।
बैंक हॉलीडे हो, नेशनल हॉलीडे हो, भारत बंद हो, कुछ भी हो, आपका अगर इंस्टा कैश में थोड़ा बहुत पैसा है, कितना रखना चाहिए वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रॉपरली समझा सकते हैं। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने मुझे समझाया था, मैंने 6 महीने के पैसे का मंथली एक्सपेंसेस इनटू 6 करके मैंने रखा था। अब मेरा प्रॉब्लम ये है शैलेश कि मेरे फिर भी घर में एक इमरजेंसी आ गई और मुझे वो हाँ पैसा निकालना पड़ा। निकालना पड़ा। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है, वो निकलने के बाद भी मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई। बराबर। ठीक है, वो पूरा जो भी इकट्ठा हुआ था एक अमाउंट वो मैंने पूरा निकाल लिया, उसके बाद में मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं हुआ कंप्लीट, मुझे और फंड्स की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा? वो तो ऑब्वियसली मेरे ये जो भले ही वो जो भी चीज के लिए इन्वेस्ट किया था उसमें से निकालना पड़ेगा मुझे पैसा। ये अभी तक बराबर होता है, ये अभी तक होता है। अब ऐसा होता करने की है। जरूरत नहीं है, बिकॉज एनजे में जो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी नाम का एक ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन अपने यहाँ पे अभी अवेलेबल है। आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर से कभी भी इन फ्यूचर आपको फंड्स की जरूरत पड़े तो आपके पोर्टफोलियो के अगेंस्ट आपको रफली वो पूरा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट जो ये फैसिलिटी है उसका जस्ट एक हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ कि ये आपका जो आज का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए अगर आप रिडीम कर लोगे पैसा, तो 20 साल के बाद जो गोल है जिसके लिए रिटायरमेंट के लिए किया था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ये जो स्लाइड हम लोग देख रहे थे ना शैलेश, ये हाँ हाँ वो हाँ ऐसी बात हो गई कि ये बीच में एसआईपी चालू रखी होगी बट बीच में इसमें से 10 लाख रुपया निकाल लिया। अगर ऐसा करेक्ट। किया होता था तो वो जितना पैसा रिडीम किया उसके उसके ऊपर का कम से कम उतने पार्ट का पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तो इम्पैक्ट वो चला गया कम ना। हो जाएगा, कम तो ये जाएगा। 2% नहीं होता था ना, फिर 265 नहीं दिखता था आज ये। तो ऐसा नहीं हम्म हो, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और रुपी कॉस्ट ऑफ एवरेजिंग का जो एसआईपी में फायदा है, जो जो एडवांटेज है वो आपको आपको मिलता रहे, वो टूट नहीं जाए, इसलिए ये लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज वाला ऑप्शन यूज करना बहुत जरूरी है। तो आप बहुत इनकेस, अच्छा। सर बहुत अच्छा ये पॉइंट आपने बोला कि हाँ लॉन्ग टर्म एसेट को ब्रेक नहीं करना पड़े, वो कंटिन्यूअस ग्रो होता रहे, और उसके सामने अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो वो पैसा भी मिल जाए, और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के सामने अगर वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट खत्म हो गया तो वापस जो लोन का पैसा है पेमेंट कर दिया। और दूसरा एक एग्जैक्ट बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, जो एटीएम जैसा फैसिलिटी, आप इंस्टा केस की कुछ बात कर रहे थे, बहुत हाँ बढ़िया ऑप्शन बोला कि कभी भी इवन संडे को भी पैसा मिल सकता है, अगर म्यूचुअल करेक्ट। फंड में तो संडे को भी पैसा मिल सकता है। बहुत अच्छा दोनों पॉइंट 10 आपने मिनट एक्सप्लेन में किया। आप जस्ट यू नीड टू गो where you can redeem that money, you just need to submit the button, within the next 10 minutes आपके अकाउंट पे पैसा आपको मिल जाएगा, संडे हो कि नेशनल हॉलीडे हो। वेरी गुड सर। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है सभी इन्वेस्टर्स से आज कि ये प्लीज डोंट फॉरगेट दिस, बिकॉज जनरली ये होता है कि जब भी जरूरत पड़ी पैसा निकाल लिया, वो निकालने के वजह से जो नुकसान होता है 20 साल के बाद जो पैसा आपका बन सकता है, वेल्थ क्रिएट हो सकती है, उसको हम लोग आज के छोटे पीरियड के डिफिकल्टी के लिए या रिक्वायरमेंट के लिए आगे का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो अभी अभी तक जो किया या हो गया वो ठीक है, बट अभी ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप ये ऑप्शन प्लीज यूज करिए। डोंट फॉरगेट टू कॉल योर डिस्ट्रीब्यूटर व्हेनेवर यू नीड मनी अगेन। और ये लास्ट में एक स्लाइड है फैमिली नीड्स वाला, जो है गोल मैपिंग का, कि हम लोगों ने जो शैलेश अपने इनिशियल डिस्कशन का स्टार्ट जो हुआ कि ये जो हाँ कंफ्यूज होते रहते हैं लोग कि यू नो, बिकॉज कहीं ना कहीं भूल जाते, भले ही डिस्कस हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि एक मेरा गोल है, वो जो भी गोल है, रिटायरमेंट हो कि घर खरीदना हो कि व्हाटएवर, चिल्ड्रंस एजुकेशन, ये बात हुई थी और उसी के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, राइट। बराबर। फिर बीच में भूल गए पूरा का पूरा, पूरा का करेक्ट। पूरा भूल गए। तो बीस व्हेनेवर यू, पच्चीस साल याद नहीं रहता है सर, 20-25 साल याद नहीं रहता है, ये फैक्ट एग्जैक्टली, है कि आज से याद रखने का, अगर किधर लिखा नहीं है तो। करेक्ट। सो अभी ये जो है ना, ये आप प्लीज आपके डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके उनके साथ मिलिए, एक आध 1.5 घंटा बैठिए। ये एक टूल है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टूल है। ये एक हमारी इन्वेस्टर है जिन्होंने एक अपना एक गोल डिसाइड किया है कि आज से 13-13.5 साल के बाद इनको एक घर खरीदना है जिसका टारगेट फिगर है 1 करोड़ रुपया। आज का इनका जो एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो इन्होंने मैप कर दिया है ये गोल के, मतलब अभी क्लियर हो गया कि ये जो पैसा है ना शैलेश, 57,000, ये पैसा, ये जो इन्वेस्टर है इसको कभी भी हाथ नहीं लगाएगी दूसरे कोई पर्पस के लिए। बराबर है, परफेक्ट है। बिकॉज ये जो गोल है ना, ये जो गोल 1 करोड़ का अक्टूबर 2034 का, ये इनके ऊपर किसी ने फोर्स नहीं किया है।
कि आज से में 14 साल के बाद आपको एक घर लेना ही पड़ेगा, ऐसा किसी ने इनके ऊपर थोपा नहीं है। बराबर। ये इनका खुद का रिक्वायरमेंट है, इनका खुद का ड्रीम है, इनकी खुद की इच्छा है, जो इन्होंने ही बोला है अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको, उसके बेसिस पे ये अभी दिख रहा है। तो इसमें बहुत अच्छा डेटा दिखेगा आपको। आप व्हेनेवर यू विजिट, दिस विल बी द फर्स्ट पेज इन योर क्लाइंट लिस्ट व्हिच यू विल बी एबल टू सी। तो इसमें ये जो प्रोग्रेस दिखता है ना, इसकी वजह से अपना जो अटैचमेंट जो है ना टुवर्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट, वो और कॉन्क्रीट होता जाता है और बढ़ता जाता है। आप और डिटरमाइंड होते जाते हो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस, जैसे नीचे वाले इसमें दिख रहा है, करेक्ट, कि थोड़ा सा मतलब गैप बहुत बड़ा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये जो प्रोग्रेस होते हुए दिखेगा ना आपको कि मेरा पहले आज ये गोल में 97 लाख का गैप है, तो ये जब 97 लाख का गैप 27 लाख पे आ जाएगा या 37 लाख का ही बाकी रह जाएगा, तो ये कन्विक्शन और ये जो पूरा इंपॉर्टेंस है ना इस चीज का, वो इन्वेस्टर इतना हाई हो जाता है कि ये पैसा कहीं पे भी दूसरे कोई काम के लिए यूज नहीं होगा, या मिसयूज भी नहीं होगा, वेस्ट खर्चा नहीं होगा, यूजलेस खर्चा नहीं होगा। तो ये जो गोल है उसी के लिए काम में आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट आपको ये है कि आप बात करिए आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके साथ, और प्लीज गेट दिस डन। ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। सो दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू से। आई थिंक सो कि जिन्होंने आज तक फुल मैपिंग किया नहीं, वो आप प्लीज आपके डिस्ट्रीब्यूटर से बात करिए और ये करवा लीजिए। बहुत काम की चीज है आपके लिए। लॉन्ग टर्म को लेके भी आई थिंक सो जितना मुझे समझ में आता है, मैंने बात किया, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना चाहिए लॉन्ग टर्म को लेके। एंड एलएस का जो मैंने बोला वो भी बहुत काम की चीज है कि प्लीज कभी भी रिडीम करने की जरूरत पड़े आपको, आपके फंड से आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो करने से जो नुकसान होने वाला है उसका भी थोड़ा 2 मिनट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। सो उसकी जगह पे आपका आज का भी काम हो जाए, पोर्टफोलियो भी आई मीन रिडीम करना नहीं पड़े, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन which is available to you because of LAS. So please use this. Thank you very much. जितना मुझे बोलना था। शैलेश, थोड़ा कुछ अगर किसी के डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो लोग ले सकते हैं। यस, थैंक यू सर। आपने काफी अच्छी तरह से जो आज का डिस्कशन किया लॉन्ग टर्म के बारे में, पहला आपने बात किया, उसके बाद SIP ऑब्जेक्टिव गोल के बारे में आपने बात किया। काफी सारे आपने एग्जाम्पल दिए, आपने आपका पर्सनल काफी सारे एग्जाम्पल दिए कि कैसे एज एन इन्वेस्टर बिहेव, मैं एज ए खुद इन्वेस्टर कैसे बिहेव करता हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। SIP के परफॉर्मेंस दिखाए, उसमें लोन की फैसिलिटी थी, काफी सारा डिस्कशन हुआ, राइट। मेरे हिसाब से काफी सारे एप्रिसिएशन आ रहे हैं। मैं अभी चैट बॉक्स में जस्ट देख ही रहा था, काफी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और सबसे बड़ा एप्रिसिएशन तो उस बात में, इनहेरिटेंस वाला जो एग्जांपल आपने दिया, बहुत बढ़िया था कि एक प्रोडक्ट में लोग अलग बिहेव करते हैं और दूसरे प्रोडक्ट में अलग वे में बिहेव करते हैं। पैसा दोनों ही जगह पे खुद का ही पैसा है, एक ही आदमी का पैसा है, बट दोनों चीजों को देखने का नजरिया टोटली अलग है। करेक्ट, बहुत अच्छा सुपर्ब एग्जांपल दिया, काफी सारे हमारे इन्वेस्टर ने अप्रिशिएट किया ना। अभी मैं कुछ सवाल देख रहा था सर, जो काफी सारे लोगों का ये सवाल है आज के तारीख में कि मार्केट क्या लग रहा है। उसमें एक्सटेंशन काफी सारे लोगों ने ये भी पूछा है। उसमें से एक मुंबई के हमारे इन्वेस्टर ने ये पूछा है कि मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं और उसको पूछता हूँ मार्केट क्या लग रहा है, और सब लोग 10-15 मिनट की स्टोरी देते हैं, बट एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोलना चाहता है। सो आपके हिसाब से मार्केट क्या लग रहा है, उसमें आप कुछ आपका इनपुट्स दे सकते हो? ये स्टोरी वाला देखो पॉइंट जो है ना, स्टोरी वाला जो अपने जो जिन्होंने पूछा है कि सब लोग 15-20 मिनट की स्टोरी देते हैं। अब मुझे जितने लोग जानते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि तुम बहुत कम बात करते हो। तो स्टोरी तो आई डोंट हैव एनी स्टोरी, और स्टोरी टेलिंग मेरा एक्सपर्टाइज भी नहीं है। सो बट ये जो क्वेश्चन है ना अपने आप में कि मार्केट क्या लग रहा है, देखिए आज का ये पूरा जो 7-8 स्लाइड्स में मैंने जो ट्राई किया, व्हाटएवर आई हैव ट्राइड टू कन्वे टू यू इज कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने अगर फिर से स्लाइड नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसा करते जाएंगे तो जो सीक्वेंस बनाने की मैंने कोशिश की है समझाने के एंगल से, वो यही है कि पैसा शॉर्ट टर्म में नहीं बनेगा। जब मुझे पता ही है लॉन्ग टर्म में बनेगा, और उसका ये फिर से एक चाहिए हो तो मैं दिखा देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में बनता है। अभी 20 साल के पीरियड में 240 महीने होते हैं शैलेश, उसमें हाउ डज इट मैटर कि मार्केट कल क्या हो जाएगा?
हाँ राइट। और हम लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो म्यूचुअल फंड्स और खास करके एसआईपी इन द लॉन्ग रन या म्यूचुअल फंड्स इन द लॉन्ग रन वाला आज अपना सब्जेक्ट है। सो वी ना आप एज ए इन्वेस्टर डायरेक्ट इक्विटी में हो, ना मैं एज अ प्रोफेशनल डायरेक्ट इक्विटी में हूँ। सो ये जो मार्केट क्या लग रहा है इसका अपना कोई संबंध नहीं है भाई, सीरियसली। करेक्ट करेक्ट बहुत परफेक्टली सिंपल मेरा एक रिक्वायरमेंट है कि मेरे रिटायरमेंट का मेरे पास कॉर्पस का बंदोबस्त नहीं है, उसके लिए मुझे आज से 20 साल में क्या करना पड़ेगा वो हम लोगों ने देख लिया। बाकी ऑप्शन है कि नहीं वो देख लिया, और मुझे अभी क्या करना पड़ेगा उसमें मैं क्लियर हूँ। एक एसआईपी शुरू कर रहा हूँ जो 20 साल तक चालू रखूंगा। तो इसमें मार्केट क्या लग रहा है का सीरियसली जरिए तो आप प्लीज, ये ट्रैप है और इसमें से निकल जाइए आप। ओके सो एक आप और एक कंफ्यूज चीज ऐड हो। करना, करेक्ट करेक्ट सर, और एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप उसको भी सवाल पूछेंगे ये, तो वो शायद 10-15 मिनट की स्टोरी नहीं बोलेंगे, आपको एक लाइन में जवाब देंगे कि अगर आप मार्केट का वैल्यूएशन करना चाहते हो तो कितना इक्विटी कितना डेट में डालना चाहिए, वो 1 मिनट में जवाब दे देंगे। हाँ, उसका अपने पास एक, हमारे पास बहुत अच्छा एक वी हैव अ मैकेनिज्म टू मैनेज असेट एलोकेशन। सो ये अगर फिर भी आपको समझना है तो द बेटर वे टू आंसर दिस इज दैट यू कॉल योर डिस्ट्रीब्यूटर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्स। वो आएंगे, वो आपको समझेंगे एसेट एलोकेशन क्या है, उसके फायदे क्या है, वो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो एनजे में मैनेज कैसे होता है, वो सब चीजें आपको समझाएंगे। आप प्लीज उनको बुलाइए। बट बाजार कल क्या होगा ये ट्रैक वाले पार्ट में से आप निकल जाइए। करेक्ट है, परफेक्टली सेड सर। अच्छा एक हमारे मैं अभी उसमें से एक दूसरा एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो बहुत अर्ली पूछा है इन्वेस्टर ने, और दिल्ली के कोई इन्वेस्टर ने ये पूछ रहा है कि मैंने वन टाइम म्यूचुअल फंड में डाला था बट 2-3 साल में 15-20% का नुकसान ही हुआ। तो अभी इच्छा ही नहीं होती है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने की। तो मेरा यहाँ पे एक्सटेंशन सवाल ये है सर कि क्या सच में लोग गोल्ड और रियल एस्टेट में भी ऐसा करते हैं? नहीं, वो दैट इज व्हाट वी सॉ इन दिस स्लाइड ना, पीपल बिहेव डिफरेंटली इन स्पाइट ऑफ बीइंग देयर ओन मनी। उनका ही 100 रुपया गोल्ड में है, उनका ही 100 रुपया म्यूचुअल फंड्स में है या एसआईपी के थ्रू लगा हुआ है, उनका ही 100 रुपया लेट से रियल एस्टेट में। और ये जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ऐसा सेम आदमी का तीनों चीजों में 100 रुपया खुद का लगा होने के बावजूद तीनों चीजों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिया अलग अलग क्यों है, और उसका रीजन आई कैन अंडरस्टैंड। तो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू टुडे इज कि क्या नहीं करना चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग के एंगल से तुम जो पूछ रहे हो तो वही पॉइंट है फिर से कि भाई अपने पास इंडिया में अभी तक वो लर्निंग कर्व नहीं है कि किसी ने सिखाया नहीं है। जो अपनी बात हुई, किसान भी सिखा देता है बच्चों को कि भाई ये जमीन अपनी माँ है भाई, इसको मतलब ये डोंट एवर थिंक अबाउट दैट। गोल्ड को लेके सिखाया हुआ है, तो वो सिखाया हुआ है, वो खून में आ गया है। तो गोल्ड में अलग बिहेवियर करते हैं लोग, रियल एस्टेट में अलग ही एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। और म्यूचुअल फंड में बिकॉज जैसे वो ये स्लाइड में हमने देखा कि किसी ने अगर बोला कि भाई इसका फायदा कितने लोगों को हुआ, तो मैं खुद बोल रहा हूँ बहुत कम लोगों को हुआ, बिकॉज बहुत कम लोगों ने बात हमारी मानी है कि भाई अभी कितने लोगों ने मानी है वो भी डेटा है। एसआईपी स्टॉक होता है, आई एम एनजे एम्प्लॉय, तो जब भी मैं ऐसा प्रॉपरली कभी डेटा देखने जाऊं तो मुझे दिखता है सब में वो जिनका जिनका एसआईपी स्टॉक हुआ है उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको पूछता हूँ, वो बोलते मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस इज अ वेरी कॉमन एंड आई थिंक सो एट द सेम टाइम वेरी फनी रीजन कि 10 लोगों का अगर मैं किसी को सामने बिठा के पूछूं कि ये आपके 10 कस्टमर से इनका एसआईपी बंद क्यों हुआ है, हमारे कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर है जिनके 10 क्लाइंट्स की एसआईपी बंद हुई हो एक पर्टिकुलर महीने में, बंद करवाई हो, तो मैं अगर पूछूंगा तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऐसा बोलते हैं कि भाई क्लाइंट ने ऐसा बोला कि मैंने एक फ्लैट खरीद लिया। बरोबर, ठीक है, काफी सारे ऐसे रीजन आते हैं। यस, तो मुझे तो सबसे पहले ये डेटा पे विश्वास ही नहीं है कि 10 लोगों में से 8 लोगों ने रियल एस्टेट खरीद लिया है, उस पर मुझे विश्वास नहीं है। बट लेट से अगर वो सच है तो भी फिर वो पॉइंट तो घूम फिर के वही है ना कि भाई रियल एस्टेट को लेके और गोल्ड को लेके लोगों का अलग है टोटली। बराबर है। अच्छा, और काफी सारे सवाल थे सर लॉन्ग टर्म के बारे में भी। लॉन्ग टर्म के बारे में आज का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर ही काफी सारे लोगों ने सवाल पूछा है,
काफी सारे लोग फंड के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके फंड के बारे में कौन सा फंड बेस्ट है, क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर उसका आंसर देंगे। डेफिनेटली आप उसको पूछेंगे तो आपको जो भी कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग स्कीम है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सवाल ये आया, आज का जो हमारा टॉपिक था उसके ऊपर से एक अननोन कस्टमर ने ये पूछा है कि देखो सर, स्टॉक ब्रोकर 2-3 महीने का बोलता है लॉन्ग टर्म, और बैंक वाला 2-3 साल का बोलता है। तो आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हाँ, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले भी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर। देखिए, आप कोई भी डिक्शनरी में ढूंढने जाओगे ना कि लॉन्ग टर्म का कोई डेफिनेशन है क्या, कि लॉन्ग टर्म मतलब 8 साल, लॉन्ग टर्म मतलब 12 साल, ऐसा कहीं पे भी डिफाइंड है क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। आप कोई भी डिक्शनरी में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी ऐसे रिसोर्सेज होते, देख लो कि लॉन्ग टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। बराबर। कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है कि 10 साल मतलब लॉन्ग टर्म, 15 साल मतलब लॉन्ग टर्म। और फिर शेयर ब्रोकर्स अलग बोलेंगे, बैंकर्स अलग बोलेंगे, एनजे के डिस्ट्रीब्यूटर अलग बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल। तो ये कंफ्यूजिंग है शायद पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए। तो जैसे मैं मेरे एसआईपी का एग्जांपल शैलेश बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे पता है एक एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी, मुझे अगले 20 साल तक चालू रखनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज मुझे मेरे रिटायरमेंट के कॉर्पस का बंदोबस्त करना है। तो मेरे लिए मैंने एक सिंपल मीनिंग ढूंढ लिया है। इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं लोग कि ऐसा थोड़ी होता है, बट ठीक है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सबको अपना अपना थॉट रखने का अधिकार है। बट मेरे हिसाब से मेरे लिए सिंपल है कि मेरा कोई एक बहुत टाइम के बाद जो 20 साल के बाद गोल आने वाला है ना, अभी लॉन्ग टर्म को लेके मैं कंफ्यूज होते बैठूंगा नहीं रोज उठ के। मेरे लिए बहुत सिंपल है, 20 साल मेरे लिए लॉन्ग टर्म है। सो आई हैव ट्राइड टू फाइंड माय ओन आंसर कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म फॉर मी। करेक्ट। किसी के लिए 15 साल बाद होगा तो शायद उनके लिए 15 साल लॉन्ग टर्म है। और आज के पूरे डिस्कशन में जो लॉन्ग टर्म को लेके बात की और गोल्स को लेके बात की है, इसमें मैंने कोई भी ऐसे गोल की बात की ही नहीं है जो आज से 1 साल के बाद करना है अचीव। करेक्ट करेक्ट। तो अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अचीव करना ही नहीं है, तो ऑब्वियसली डेट और बाकी चीजों की हम लोगों ने बात ही नहीं की है। बिकॉज अगर 2-3 साल में अचीव करना है तो एसआईपी का तो टॉपिक ही नहीं आएगा। कोई हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स में से आपको ये नहीं बोलेगा 2 साल की एसआईपी शुरू कर दो। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट है। ऐसा रहता है इक्विटी में तो हमारे एनजे के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आके आपको ये बोल जाए कि 2 साल के लिए सर 20,000 की एसआईपी चालू कर दो आप बिंदास, ये नेक्स्ट में इम्पॉसिबल है। तो आज शॉर्ट टर्म गोल्स की बात ही नहीं हो रही है, और बिकॉज सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स की बात हो रही है, मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड, वी शुड बी हैप्पी। जैसे मैंने मेरे रिटायरमेंट के एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला कि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरा रिटायरमेंट आज से 20 साल के बाद आने वाला है। 20 साल को लॉन्ग टर्म नहीं बोलेंगे तो किसको लॉन्ग टर्म बोलेंगे? तो 20 साल अगर मेरा लॉन्ग टर्म का रिक्वायरमेंट है, आई एम हैप्पी। मेरे लिए लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल है, सिंपल। ये मैंने मेरा मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है, इंटरप्रेट करने की कोशिश की। ओके सर, काफी सारे ऐसे भी सवाल है कि हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमको इमीडिएटली एसआईपी भी करना है, थोड़ा बहुत लमसम है वो भी इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने, जैसे सर ने एग्जांपल दिया कि उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास से कैलकुलेशन करके एसआईपी चालू किया, वैसा ही आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बात कीजिए। वो कैलकुलेशन में भी मास्टर है, परफेक्ट है। वो कैलकुलेशन आपको करके देंगे कि कितना एसआईपी करना चाहिए और उस हिसाब से कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो भी आपको गाइड करेंगे, और उस हिसाब से आप जल्द से जल्द चालू कर सकते हो। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पूरा, जहां पे आप एक दिन में अकाउंट खोल के आप म्यूचुअल फंड में वन टाइम या तो एसआईपी चालू कर सकते हो इजीली। अच्छा, लास्ट चीज, और भी काफी सारे सवाल है सर, जो मैंने काफी सारे पॉइंट्स में कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डेफिनेटली पूछिए। बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज पूरा सब क्वेश्चन हम नहीं ले पाएंगे, बट जो इंपॉर्टेंट था और जो मिक्स करके जो क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे वो डेफिनेटली हमने ट्राई किया है। बट डेफिनेटली आपके डिस्ट्रीब्यूटर को पूछ ही सकते हो और उसका डेफिनेटली आपको आंसर देंगे। मेरा एक लास्ट सवाल था सर, कि आज काफी सारा डिस्कशन हुआ और ये डिस्कशन लॉन्ग टर्म का जो डिसीजन हुआ वो एक डिस्ट्रीब्यूटर, जिसको हम फाइनेंशियल डॉक्टर भी बोल सकते हैं, राइट? और बहुत सारे इन्वेस्टर उसको एडवाइजर से भी पहचानते हैं। नाउ ये जो फाइनेंशियल डॉक्टर या तो डिस्ट्रीब्यूटर है,
उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर की लाइफ में? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रोल जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है उनका है, बिकॉज अभी नाउ आई एम नॉट स्पीकिंग हाइपोथेटिकल थिंग्स. Now I am speaking as an NJ employee who looks after a particular set of branches in Mumbai and interacts with distributors on a daily basis. मैंने जितना लास्ट 15 साल में देखा है, मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत बड़ा कंसर्न, बहुत बड़ी चिंता है अपने इन्वेस्टर्स की कि उनका पैसा बनना चाहिए. ठीक है. सो अगर ये उनकी चिंता है और ये उनका कंसर्न है कि नहीं, इनका तो पैसा, मेरे कस्टमर का पैसा बनना चाहिए, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाता है. जस्ट I mean, wishing cannot help, na. So they have to do too many number of things. They have to keep themselves updated. बहुत सारी जगह पे जाके जो करना पड़ता है वो करते हैं वो लोग. ओवरऑल जो कंसर्न होना चाहिए ना, पहले तो सेंस ऑफ ओनरशिप है. चले जो एनजे के डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एक सेंस ऑफ ओनरशिप है टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स. ठीक है. तो सेंस ऑफ ओनरशिप अगर आ गया हो ना कि ये मेरा कस्टमर है, इसका पैसा बनना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर को करने के लिए, वो फुलफिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपने लोग कर रहे हैं. मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा रोल है. और बहुत सारी बार कभी कभी क्या होता है कि एक आध दो चीजों में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया और सर्विसिंग के एंगल से, तो उनको चिंता भी बहुत होती है. आई मीन आई हैव मेट पीपल हु आर अनहैप्पी बिकॉज उनका क्लाइंट थोड़ा सा नाराज हो गया बिकॉज कल जो चीज करनी थी वो कल नहीं हो पाई और शायद आज भी नहीं होगी, वो 2 दिन के बाद होगी. तो थोड़ा सा वो खुद भी नाराज हो जाते हैं कि अरे क्या हुआ यार, मेरे क्लाइंट को मुझे 2 दिन के पहले करके देना चाहिए था, समहाउ मैं कर नहीं पाया. तो दे बिकम अनहैप्पी. दे आर ह्यूमन बीइंग्स, राइट. सो उनको भी वो ये सब चीजें जो आती है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंस ऑफ ओनरशिप. उनको जेन्युइनली चिंता है, उनका बहुत बड़ा रोल है. मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है कि अगर वो आपको कोई चीज सजेस्ट करे, आपको कोई चीज आके करने के लिए, आप सबसे पहले तो दिल खोल के प्रॉपरली डेटा पॉइंट के एंगल से आप जितना शेयर कर सकते हो आप करिए. उनके साथ बैठ के अगर प्रॉपर हेल्थी डिस्कशन होगा तो आज तक जो आपकी बातचीत हुई होगी उनके साथ, अगर वो ऊपर ऊपर की हुई होगी और आप एक्चुअली प्रॉपरली शेयर करोगे, डेटा बोलिए कि आपके थॉट्स बोलिए कि आपके कंसर्न्स बोलिए, I think so they are already doing a wonderful job. They will keep on doing that. The only thing which they need is proper data from you, and the fact that you need to listen to them, not just listen to them, but you should implement what they are asking you to do. So if you do that, I think so your future goals, wealth जो create होना है वो सब properly हो जाएगा, कोई problem नहीं. I think फैमिली डॉक्टर और फाइनेंशियल डॉक्टर ये दोनों का रियल रोल सेम है. Yeah, I think so. देखो अपने जो डॉक्टर्स है, मेरे he is my close friend डॉक्टर अजय. So he is my family friend actually. ठीक है. अभी ये फैमिली फ्रेंड कैसे हुआ है, आज से 10 साल के बाद एक बार मेरी मम्मी की हेल्थ थोड़ी खराब थी तो उनके हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम गया था मैं. उस दिन फर्स्ट टाइम मिला. 10 साल हुए एग्जैक्टली, 2010 की बात है, राइट. तो वो जो 5-6 दिन मम्मी उनके हॉस्पिटल में एडमिट की और ट्रीटमेंट हुआ, उसमें सबसे पहले तो मेरा ये जो आदमी है डॉक्टर अजय, उनके ऊपर आई जस्ट स्टार्टेड बिलीविंग इन हिम कि ये आदमी बहुत अच्छा डॉक्टर है और ये बहुत केयरफुली अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है, राइट. अभी आज 10 साल के बाद परिस्थिति या सिचुएशन ऐसा है कि वो हमारे पूरे फैमिली के डॉक्टर है, सिर्फ मेरे मम्मी के डॉक्टर नहीं है अभी. पहली बात. दूसरी बात, वो रिलेशनशिप आगे बढ़ के अभी दोस्ती का हो गया है. वो मेरे से थोड़ा सा 2-3 साल एज में छोटे, तो ही ट्रीट्स मी एज आई मीन समटाइम्स एज अ एल्डर ब्रदर, समटाइम्स एज अ फ्रेंड, जैसे कि हम लोग स्कूल में ही बड़े हुए. तो ये कहने का मतलब ये रिलेशनशिप कहाँ से चालू हुआ था और कहाँ पहुंच गया ना, वो 10 साल में इट इज ट्रेमेंडसली आगे बढ़ गया. दैट इज नॉट व्हाट आई एक्चुअली से कि रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ गया, वो बताने की बात नहीं है. पॉइंट ये है कि अभी कल फिर से लेट से मुझे ठीक नहीं लग रहा है या मेरे घर में किसी को कोई मेडिकल इशू हुआ और मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, तो कल जब मैं उनके सामने बैठूंगा ना हॉस्पिटल में, उनके क्लिनिक में, राइट, तो वो उस समय जो मेरे से बात करेंगे ना, उसमें ये जो बीच का जो दोस्ती हमारा हो गया ना, उसको मैं बीच में नहीं लाऊंगा. That time I will treat him as my doctor. I will fully follow what he is asking me to do. वो मैं ऐसा उनको वो लाइटली नहीं लूंगा, अरे अजय क्या बोल रहा है, राइट. वो फ्रेंडली हो गया, रिलेशनशिप बहुत फ्रेंडली हो गया. बहुत सारी बार हम लोग, वो हमारे घर पे आते हैं,
khana pina, all that. So, but point is when he is talking with me on a professional level, and if I'm asking him about something related to somebody's health from my family, and then whatever he speaks to me at that point in time, I don't think that friendship या जो भी है ना जिससे वो लाइट हो जाएगा, उनका एडवाइस जो है वो सुनने में मेरी तरफ से गलती हो जाएगी, वो मैं बीच में आने नहीं देता हूँ पिक्चर में, ठीक है। करेक्ट तो वहां पे मैं बहुत प्रोफेशनली उनका जो कहा हुआ है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ, और ऐसा ही मेरे हिसाब से स्ट्रेटली को रिलेटेड है यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का, कि करेक्ट आप बहुत सारे लोग बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, अपने एक संबंध बन जाता है, रिलेशनशिप बढ़ता जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सो बट व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट दीज थिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और ये सब चीजों की बात चालू है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बोल रहे हैं आपको, जो भी पूछ रहे हैं आपको करने के लिए, वो आप प्लीज कर डालिए, बिकॉज वो जो भी आपके साथ करेंगे मेरा पूरा फर्म विश्वास है अच्छा ही करेंगे। तो करेक्ट इनफैक्ट सर लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। इनफैक्ट लोग जब मेडिकल में दवाई लेने जाते हैं तो सेम कंपनी की अगर दवाई नहीं है वो मेडिकल स्टोर में, तो वापस डॉक्टर को दिखाने जाते हैं कि ये मैं लूं कि नहीं। इवन पावर में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। सो दैट इज द सेम रोल अप्लाई इन दैट। राइट। सो ये ट्रस्ट का फैक्टर है। ट्रस्ट के साथ साथ शैलेश इस बात का एक्नॉलेजमेंट भी है कि ये चीज में देखो, मुझे कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का कुछ पता होगा, ठीक है, बट मेरा जो फील्ड है, मेरा प्रोफेशनल जो फील्ड है, उसको छोड़ के दूसरे कोई फील्ड में भी मुझे सब समझ में आता है। दिस इज नॉट अ राइट एटीट्यूड। मेरा अगर मेरे डॉक्टर के साथ ऐसा एटीट्यूड होगा तो ये दोस्ती भी टूट जाएगी और बहुत जल्द वो मेरे फैमिली डॉक्टर भी नहीं रहेंगे। करेक्ट सो थैंक यू सो मच सर। काफी फीडबैक आ रहा है हमारे चैट बॉक्स में, काफी अप्रिसिएशन मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू का मैसेज आ रहा है। बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट हमने करीबन 1 आवर एंड 15 मिनट्स लिया इन्वेस्टर का आज के टॉपिक में समझाने के लिए, राइट। बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन रह गया, आप डेफिनेटली आपके डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके पूछ सकते हो। वो डेफिनेटली कैपेबल है आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। सो विद दैट नोट हम ये सेशन आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द टर्मिनोलॉजी वेरी नाइसली। थैंक यू थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम of around 1 hour and 15 minutes in this session. Thank you.